नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका तपस्वी आईएएस एकेडमी के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स के वीडियो कोर्स के अंदर। आज मैं करदम रावल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि भारत के अंदर जब हम आज़ाद हुए थे तो उसके बाद से गवर्नमेंट जो है वो सारे के सारे जो प्लान्स है वो प्लान चलाती थी पंचवर्षीय योजना के नाम के अंतर्गत, यानी कि 5 ईयर स्कीम प्लान्स आया करते थे कि हर नई गवर्नमेंट आती थी और जो है नए 5 साल के लिए कोई ना कोई प्लान बना के जाती थी। और जैसे ही 5 साल के लिए प्लान रखे जाते थे तो उसको अगर वो गवर्नमेंट भंग भी हो जाती है तो बाद में जो है वो वही प्लान कंटिन्यू होते थे, बीच में आने वाली गवर्नमेंट भी उसको कंप्लीट करती थी। तो ऐसा इसके बीच में ऐसा भी टाइम आया था कि जब कुछ समय ऐसा था कि तब जो है पंचवर्षीय योजना के तहत कुछ साल के लिए प्लान नहीं आए थे, तो कुछ साल ऐसे भी थे जो नाम पंचवर्षीय योजना था लेकिन 3 साल और 2 साल के लिए वहां पर जो है प्लान आए थे। तो यहाँ पर ये लोग जो थे वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत ये काम करते थे। लेकिन जैसे ही 2014 के अंदर गवर्नमेंट के अंदर एक चेंज आया कि जो 10 साल से गवर्नमेंट रूल कर रही थी 2004 से 2014 के टाइम पीरियड तक, वो गवर्नमेंट जो है चुनाव हारती और नई गवर्नमेंट आती और नई गवर्नमेंट से लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी। तो नई गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक नई चीज शुरू की और जो ये पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान था उसको खत्म कर दिया और लेके आए नई चीज जिसका इन्होंने नाम दिया नीति आयोग, NITI नीति आयोग। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वीडियो जो है वो पूरा का पूरा डेडिकेट करते हैं नीति आयोग को, कि कैसे नीति आयोग को एक हम थिंक टैंक मानते हैं। तो ये वीडियो आपकी ओर प्रस्तुत किया जा रहा है हमारी YouTube चैनल जो है उनके एसोसिएशन के अंदर UPSC IAS एग्जाम्स। तो अब तक अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वहां से आपको रोज मिलेंगे द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस यूट्यूब के अंदर सबसे पहले। उसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के एनालिसिस यूट्यूब के अंदर हर दिन सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेंगे। रोज शाम को आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स और जो है यहाँ पर आपको जो है वेरियस डायनामिक टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स भी इसके साथ अवेलेबल किए जाएंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नीति आयोग, जिसे कहते हैं न्यू थिंक टैंक टू रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। तो जो प्लानिंग कमीशन था उसको क्यों निकाला और क्यों यहाँ पर नीति आयोग को लेके आए, उसके रिगार्डिंग भी इस लेक्चर के अंदर डिटेल से बात करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिप्लेस किया जो ओल्ड प्लानिंग कमीशन था जो 1950 से काम कर रहा था एक नए इंस्टीट्यूशन के साथ जिसका नाम दिया नीति आयोग। काम करना इसने शुरू किया 1 जनवरी 2015 और ये वर्क करता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नीति आयोग जो है इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, अगर आप इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से नहीं है तो आपके लिए ये सारी छोटी छोटी बातें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये प्रोवाइड कराएगा क्रिटिकल डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट ताकि जो है डेवलपमेंट की प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके और ये फोकस करेगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर। तो बात करेंगे कि किस तरीके से ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर काम करेगा लेकिन आगे आने वाली स्लाइड्स के अंदर। तो यहाँ पर जो है क्या नई चीजें हैं नीति आयोग के अंदर उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। द सेंटर टू स्टेट one way flow of policy that was a hallmark for planning commission era is now sought to be replaced by genuine and continuing partnership of state। प्लानिंग कमीशन के वक्त के अंदर क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 5 साल के लिए एक पॉलिसी बनाती थी कि अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हमें कहाँ कहाँ पर किस तरह से वर्क करना है और जो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी थे उसको उन पॉलिसी के मुताबिक काम करना पड़ता था और वही जो है डिसीजन जो एक तरह से ऑटोनॉमी वाला डिसीजन यहाँ पर होता था। लेकिन नीति आयोग के आने से इन चीज़ों के ऊपर लगाम लग गई और नीति आयोग जो है यहाँ पर स्टेट को भी अपना पूरा योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। तो नीति आयोग जो है ये एक थिंक टैंक की तरह है कि फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी जो है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से सेक्टर के अंदर कौन कौन सी फील्ड के अंदर कितना फाइनेंस हमें अलोकेट करना है, ये नीति आयोग जो है वो अच्छी तरीके से बोल सकता है कि ये काम करने हैं तो यहाँ पर हमें फाइनेंस की ज़रूरत है। फिर नीति आयोग जो है गवर्नमेंट को यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल के ऊपर रिलेवेंट स्ट्रेटेजी और टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड कराने का काम करेगा और यहाँ पे जो पॉलिसी बनाई जाएंगी उनके सारे की एलिमेंट्स जो होंगे उसके डिस्कशन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट सारे के सारे इनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर कम्युनिकेट अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो नीति आयोग जो है
there will be multiple directional flow of policy from state center and state to center and center to state and between various ministries of central government as well as state government. तो यहाँ पर नीति आयोग जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जो एक ड्रॉबैक हुआ करता था प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत। तो उस ड्रॉबैक को हटाते हुए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को पूरा यहाँ पर मौका दिया जाता है कि अपनी बात को रखे। इवन यहाँ पर सिर्फ सेंटर और स्टेट के रिलेशन की बात नहीं है, बल्कि जो सेंटर के अंदर गवर्नमेंट चलती है उनके बीच में भी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो भी अपने अंदरों अंदर की जो सारी बातें हैं वो कोऑर्डिनेट करके काम को आगे बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर जो प्लान्स है वो सिर्फ छोटे छोटे या बड़े बड़े प्लान्स नहीं बनते, यहाँ पर इंडिया एज अ होल के प्लान बनते हैं, जहाँ पर हर माइन्यूट चीज जो है एक ड्वार्फ से ड्वार्फ चीज जो है यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है और यहाँ पर हर मुद्दों के ऊपर डिस्कस किया जाता है। और छोटे से छोटे लेवल यानी कि विलेज लेवल से लेकर हायर लेवल यानी कि मेट्रो तक के यहाँ पर सिटीज, विलेजेस, इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रीज, सारी चीजें जो है यहाँ पर इंक्लूड हो जाती है। A Niti Aayog will create a knowledge, innovation and entrepreneurial support system through a collaborative community of national and international experts। तो ये एक इसका पॉइंट है कि भाई ये नीति आयोग जो है ये नॉलेज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरल जो सिस्टम है उनके रिगार्डिंग एक ऐसी कम्युनिटी बनाएगा जो नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट के साथ तैयार की जाएगी। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स। पहली बात कि भाई प्लानिंग कमीशन के अंदर सेंटर पॉलिसी बनाता था, स्टेट के लिए यहाँ पर कोई मौके नहीं रहते थे कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, क्या बोलना है, उनके रिगार्डिंग उनको कोई स्पेस नहीं मिलती थी। लेकिन नीति आयोग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी को दोनों को यहाँ पर जो है स्पेस प्रोवाइड कराता है कि आप आइए, अपने व्यू पॉइंट्स रखिए, क्या करना चाहिए आप हमें बताइए, हम मुद्दों को यहाँ पर सबके साथ डिस्कस करेंगे और वहां पर बाद में जो है इसके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज बनानी होगी हम बनाएंगे। पॉइंट नंबर 2, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान एट विलेज लेवल, एग्रीगेशन एट हायर लेवल। छोटे छोटे गांव और कस्बों के अंदर यहाँ पर वहां के रिगार्डिंग भी प्लान्स बनाए जाएंगे और यहाँ पर हायर लेवल तक इसकी डिस्कशन होगी। स्पेशल अटेंशन टू सेक्शंस एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो उन मुद्दों के ऊपर स्पेशल अटेंडेंस दिया जाएगा कि जो मुद्दों के ऊपर अगर गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो उसके सामने गवर्नमेंट को जो है रिटर्न जो है वो अच्छी तरीके से नहीं मिलने वाला है। तो क्या उन मुद्दों को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करने से जो है गवर्नमेंट को फायदा नहीं भी पहुंचता है तो क्या जो भारत की जनता है उस तक उसका फायदा पहुंचता है कि नहीं। हर पहलू, हर मुद्दा, हर कट को यहाँ पर देख के, सोच समझ के, डिस्कस करके यहाँ पर टाइम देते हुए इसको आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद है इकोनॉमिक पॉलिसी दैट इनकॉर्पोरेट्स नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट। जो भारत की जो सिक्योरिटी है वो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इस तरीके से डिजाइन होनी चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी जो है उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, कि भाई हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान रखना है और उसके सामने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सामने जो इंडिया के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बिजनेस को भी स्टडी करते हुए सारी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करनी है। फीडबैक फॉर कांस्टेंट इनोवेटिव इंप्रूवमेंट्स। तो यहाँ पर फीडबैक के लिए यहाँ पर पब्लिक भी फीडबैक ओपन है, गवर्नमेंटल फीडबैक भी ओपन है और इवन यहाँ पर हर महीने इनकी मीटिंग भी होती रहती है। यहाँ पर कितना काम आगे बढ़ा है, क्या क्या हुआ है, इसका रिव्यू एनालिसिस भी किया जाता है। पार्टनरशिप विद नेशनल एंड इंटरनेशनल थिंक टैंक्स। तो स्पेसिफिकली थिंक टैंक्स आपको पता होना चाहिए क्योंकि आज के लेक्चर के नाम में ही हमने थिंक टैंक वर्ड रखा है। तो थिंक टैंक का मतलब है कि एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी टीम जो नए नए आइडियाज देती रहती है और नए प्रोग्राम्स यहाँ पर स्टार्ट किए जा सके और जो हाल के जो चालू है, जो प्रोग्राम अभी वर्किंग कंडीशन के अंदर है, तो वहां पर किस तरीके से इनोवेटिव तरीके से और आगे बढ़ाया जा सके। तो यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल थिंक टैंक का यहाँ पर जो नॉलेज है उसका यूज किया जाएगा। इसके बाद क्रिएटिंग नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पर KIE के लिए यानी कि नॉलेज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरल के लिए यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म होगा फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज। तो एक ही सेक्टर के अंदर या विभिन्न सेक्टर के अंदर यहाँ पर कोई इश्यू आता है या फिर एक या
अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में भी अगर कोई इश्यूज है तो उन इश्यूज जो मन मुटाव होते हैं उनको सोल्व आउट करने के लिए भी नीति आयोग यहाँ पर सर्व करेगा, अपनी यहाँ पर जो नीड है वो सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेगा। फिर स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर फॉर रिसर्च ऑफ गुड गवर्नेंस, इंडिया के अंदर कैसे गवर्नेंस को अच्छी तरीके से कम लोगों के हाथ में जाते हुए ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिले, इस तरह का किस तरह से आर्ट ऑफ स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा। जो हमने नीति आयोग से पहले भी देखा कि जो गवर्नमेंट अभी जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, उन्होंने कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम गवर्नेंस। तो यहाँ पर इन सारे पॉइंट्स यहाँ पर नीति आयोग में भी इंक्लूड हुए हैं। उसके बाद है फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो आज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस लेने की हर तादाद पे लगा है, हर वो पॉइंट यहाँ पर यूज़ करना चाहता है जिसके रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए, ज़्यादा लोगों की जो लाइफ है उसको सर्व किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग के रिगार्डिंग हम जो है अपने डिफेंस से लेके इंटरनल सिक्योरिटी से लेके इवन जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स है वहाँ तक जो है सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, ताकि जो है यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट्स जो है पब्लिकली पहुंचाए जाए और जो है जो अनसर्टेनिटीज है उसको कॉप अप और कम्बरसम किया जा सके। नीति आयोग के बारे में और कुछ ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। यहाँ पर जो है इसका मेन उद्देश्य जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, वो ये है कि डेवलपमेंट बाय होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर मेन उद्देश्य है कि देश का भला हो, देश का विकास हो। यहाँ पर ये 7 पिलर्स के ऊपर खड़ा है: प्रो पीपल, प्रो एक्टिविटी, पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर हर एक मुद्दे को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है कि 7 पिलर्स इस तरीके से बनाए गए हैं कि सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड हो जाए। यहाँ पर और एक चीज है कि भाई नीति आयोग जो है वो प्रॉमिस करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि कोई भी तरीके से ऑटोनॉमी जो है वो नहीं होगी और किसी भी तरीके से डिक्टेटरशिप इस तरीके से नहीं होगी कि भाई सेंटर बोलेगा और स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल रोल प्ले करने का यहाँ पर उनके पास राइट है। तो नीति आयोग इज अ प्लान्ड as a think tank institution which stands not only as a hub of knowledge but also for good governance। तो यहाँ पर सिर्फ ज्ञान ही नहीं है बल्कि काम को किस कुशल तरीके से इंप्लीमेंट करके लोगों तक इसका फायदा पहुंचाया जा सके, गुड गवर्नेंस की जा सके, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो है इसी के विचार शैली के अंदर इन मुद्दों को यहाँ पर रखा गया है। इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल गवर्नमेंट पॉलिसी बाय ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस मिनिस्ट्री एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और वेरियस यूनियन टेरिटरी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो सारे आके यहाँ पर मिल के अपने अपने इश्यूज, अपने अपने रीजन के इश्यूज, अपने रीजन की खामियां और खूबियां यहाँ आकर डिस्कस करेंगे और जो है एक अच्छी सी पॉलिसी लाई जाएगी जिसके लिए सबके लिए यहाँ पर बेनिफिट होगा। यहाँ पर गरीबों को और मार्जिनलाइज और डाउन ट्रॉडन जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, जो पीपल है इंडिया के, उनको इवन जो सेक्टर्स है इंडिया के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर के अंदर जो भी अभी लोअर कैटेगरी के अंदर है, बहुत ही नीचे है, ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऊपर आने के जिद के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत के अंदर लगे हैं, तो उनको एलिवेट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत होगी नीति आयोग के अंदर। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी को एम्पावर करने की कोशिश की जाएगी तो वो है वनरेबल्स को और मार्जिनलाइज सेक्शंस को। यहाँ पर जो है इनइक्वालिटी किसी भी तरीके नहीं रहेगी, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी की बात हो, रीजन इनइक्वालिटी की बात हो, रिलीजन इनइक्वालिटी की बात हो, कास्ट या फिर क्लास की इनइक्वालिटी की बात हो। यहाँ पे जेंडर, रीजन, रिलीजन, कास्ट और क्लास सब एक है
और इसी एकता के साथ अगर बना रहेगा भारत देश के अंदर नीति आयोग, तो जो है आगे जाके आने वाले समय के अंदर और भी ज्यादा बेनिफिट्स लेके आएगा। तो ऑब्जेक्टिव्स और अपॉर्चुनिटीज जानना बहुत जरूरी है। फिर जो नीति आयोग की जो ऑब्जेक्टिव है वो पहला तो ये है कि जो भी काम ये शुरू करते हैं इसे कंप्लीट करना, ये इनका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो है, ये यहाँ पर हर गवर्नमेंट को यहाँ पर एक मौका दिया जाता है कि वो अपनी बात रख सके। यहाँ पर जो है सिर्फ ऐसे मुद्दों के ऊपर बात नहीं होगी कि फूड सिक्योरिटी, यहाँ पर इवन उनके डेप्थ के अंदर जाया जाएगा कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सके, फार्मर्स की इनकम जो है, उनकी जो प्रोडक्शन है उनको भी कैसे बढ़ाया जा सके। ऐसे हर मुद्दों के ऊपर यहाँ पर डिटेल से छोटे छोटे मुद्दों को लेते हुए बात की जाएगी। यहाँ पर सिर्फ एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्टिव प्लेयर्स के लिए जगह है कि जहां पर सिर्फ डिबेट नहीं होनी है, बल्कि उन डिबेट्स के रिजल्ट्स आए, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए और काम का कुछ रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। इवन यहाँ पर हम जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया के रिगार्डिंग और इंटरनल इश्यू के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ग्लोबल कॉमन पॉइंट्स जो है उनके ऊपर भी हम यहाँ पर जो है पूरा एम्फोसिस लगाएंगे। यहाँ पर दूसरी बात यह है कि जो इकोनॉमिकली वाइब्रेंट मिडिल क्लास है उनको किस तरीके से 100% यूटिलाइज करते हुए उनको और मिडिल क्लास से अपलिफ्ट किया जाए और उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको कैसे यूटिलाइज करते हुए और भी आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी बात, यहाँ पे साइंटिफिक, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स का सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर स्रोत है, तो उस स्रोत का यहाँ पर सबसे ज्यादा एडवांटेज लेते हुए इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्गर बनाना, ये एक विजन है। इसके बाद यहाँ पर जो इंडिया की जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल जो ताकत है उसका पूरा लाभ उठाना है, और जो इंडिया की एनआरआई स्ट्रेंथ है, यानी कि नॉन इंडियन रेसिडेंट्स जो इंडिया के बाहर रहते हैं लेकिन इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंडिया के अंदर पैसा कमा के यहाँ पर भेजते हैं, तो उनके रिगार्डिंग भी स्पेशल टर्म्स, कंडीशंस और प्रोविजंस रखी जाएगी ताकि वो जो है इजीली इंडिया को कंट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद है यूज urbanization as an opportunity to create a wholesome and secure habitat through the use of modern technology। तो भाई हमने देखा है कि भाई अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत बढ़ गया है। अर्बनाइजेशन आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आज जो है लोग जो है गांव छोड़ छोड़ के जो है शहर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गांव में जो है खेती के अंदर इतनी आय नहीं है, तो ज्यादा आय की प्राप्ति के उद्देश्य से लोग जो है अपना गांव छोड़ के शहर की ओर आगे बढ़ने लगे हैं। वो सोचते हैं कि भाई गांव में काम नहीं है लेकिन शहर में बहुत काम मिल जाता है। तो जो अर्बनाइजेशन बढ़ चुका है और बहुत ही ज्यादा आने वाले समय के अंदर शहरों के अंदर जगह ही नहीं रहने वाली है कि अर्बनाइजेशन इतना पीक के ऊपर आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है कि भाई लोग जो है अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन हमारे लिए बोझ नहीं है बल्कि अर्बनाइजेशन का हमें एक एडवांटेज लेना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का हमें इतना यूज करना है, जहां जहां तक हम टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए वहां वहां तक हमें टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है और उसका उपयोग भी करना है कि मैन पावर जो है उसके रिगार्डिंग सारी चीजें जो है इजी हो जाए। यहां पर बात करेंगे कि नीति आयोग के एम्स क्या क्या है। काफी सिंपल है, सिर्फ रीड आउट करने से ही पता चल जाएगा। द नीति आयोग एम्स टू एनेबल इंडिया टू बेटर फेस कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। लेवरेजिंग ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। पहले मैं बता दूं, डेमोग्राफिक डिविडेंड ये है भारत के अंदर रहने वालों के अंदर वो एज ग्रुप जिसको यहाँ पर कहते हैं 15 साल से 65 साल का एज ग्रुप, जो भारत के लिए, अपने घर के लिए, अपने माँ बाप परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी, अपने रीजन के लिए ये लोग जो है कुछ ना कुछ काम करके कमा सकते हैं। यानी कि जो काम करना वाला ग्रुप है, यानी कि 15 साल से 65 साल की वो एज है जहां पर इंसान जो है कुछ ना कुछ काम करके कुछ अर्न कर सकता है। लेवरेजिंग ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ यूथ, मैन एंड वुमेन थ्रू एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बायस यानी कि पार्शियलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इंडिया के अंदर जो यूथ है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मैन है, विमेन है, उन सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करा के उनकी स्किल्स को डेवलप करते हुए
कोई भी तरीके का मेल फीमेल का भेदभाव न रखते हुए उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाना और उनका विकास करना और उनसे जो भी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट हो सके वहां पर उनकी मदद लेना। फिर है भारत के अंदर से गरीबी को हटाना और जो भी आज गरीब है उनको एक डिग्निटी वाली लाइफ दिलाना और सेल्फ रिस्पेक्ट की अहमियत को समझाना। रिड्रेसल ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन जेंडर बायस, कास्ट एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, अमीर गरीब का भेदभाव खत्म करना है। मेल फीमेल यानी कि जाति बेस्ड जो भेदभाव है मेल फीमेल का यानी कि पुरुष स्त्रियों का, और उसके बाद जो ऊंच नीच ज्ञाति के अंदर मानी जाती है कि हम ऊंची जाति के हैं वो नीची जाति के हैं, तो ये भी यहाँ पर खत्म करना है। इंटीग्रेट विलेज इंस्टीट्यूशनली इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस विच आर अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। तो यहाँ पर जो है स्मॉल स्केल बिजनेसेस जो है उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो देंगे ताकि जो है 50 मिलियन से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट हो सके, यानी कि तकरीबन 5 करोड़ स्मॉल बिजनेस के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। और यहाँ पर जो विलेजेस है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करवाना है। और यहाँ पर फाइनली सेफगार्डिंग अवर एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल असेट, ये सारी चीजें करनी है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं भूल जाना है कि एनवायरनमेंट के बारे में कुछ सोचा ही नहीं, इवन एनवायरनमेंट को साथ में लेकर चलना है और जो है इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए एनवायरनमेंट के ऊपर। बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। मेन पर्सन चेयरमैन होंगे, चेयरपर्सन जो होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद गवर्निंग काउंसिल जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स होंगे स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होने का यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी देखा कि दिल्ली के अंदर जो वहाँ की यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी, उनके जो सीएम है उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो रेसिडेंसी है उनके सामने 11-13 दिनों का यहाँ पर अनशन रख दिया था, क्योंकि जो है यहाँ पर नीति आयोग में वो कुछ चाहते थे कि बातें कुछ रखी जाए, लेकिन यहाँ पर यूनियन टेरिटरी से लेफ्टिनेंट गवर्नर रिप्रेजेंट होते हैं बल्कि सीएम नहीं। तो वहां पर जो है वो काफी मुद्दों के ऊपर नाखुश थे, तो उन नाखुश मुद्दों को जाहिर करने के लिए वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के यानी कि एलजी के घर के सामने धरना देकर बैठे थे। तो यहाँ पर इसका क्या नेगेटिव पॉइंट है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, इसके क्रिटिसिज्म के बारे में। रीजनल जो काउंसिल होंगे फॉर्म्ड ऑन नीड बेसिस कंप्राइजिंग चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द रीजन। मेंबर जो होंगे वो फुल टाइम बेसिस के ऊपर होंगे 5 साल के लिए, और जो पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे वो मैक्सिमम 2 होंगे और वो रोटेशन बेसिस के ऊपर रिटायर्ड होंगे फॉर रिलेवेंट इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर मैक्सिमम 4 मेंबर होंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर है स्पेशल इनवाइटीज जो एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट, प्रैक्टिशनर और डोमेन नॉलेज होल्डर्स होंगे उनको यहाँ पर स्पेशल इनवाइटी के तौर के ऊपर बुलाया जाएगा। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात कर लेते हैं, इनको अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फिक्स टाइम पीरियड के लिए। और सी की रैंक्स, इसका जो रैंक होगा वो सेक्रेटरी का एक रैंक होता है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इनका भी रैंक होगा। सेक्रेटरीट होंगे यहाँ पर एज डीम्ड नेसेसरी, जब भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो हमने वहां पर पिक्चर के अंदर देखा उसको पैराग्राफ तरीके से देखते हैं। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, गवर्नमेंट काउंसिल के अंदर चीफ मिनिस्टर्स होंगे स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जो रीजनल काउंसिल है विल बी फॉर्म टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यू एंड कंटिजेंसी इम्पैक्टिंग मोर देन वन स्टेट और रीजन। तो रीजनल काउंसिल जो होंगी उसकी रचना जहां जरूरी होगी वहीं पर की जाएगी, हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी के अंदर रीजनल काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट करना जरूरी नहीं है। स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग इन द नीति आयोग विल बी एंकर्ड फ्रॉम स्टेट लेवल। रीजनल काउंसिल विल बी convened by the Prime Minister for identifying priority domain but under the joint leadership of related subgroup of state grouped around communalities which could be geographic, economic, social or otherwise and central ministers।
तो मेनली यहाँ पर स्टेट लेवल के यहाँ पर जो प्लान्स होंगे उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो ये भी देखेंगे कि जो रीजनल काउंसिल है उनका क्या कहना है, और जो जॉइंट लीडरशिप के अंदर जो काम हो रहे हैं वहां पर जिसके अंदर अलग अलग स्टेट के सीएम्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो है साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी कितना फोकस देने की जरूरत है, उन सारे मुद्दों को भी यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो रीजनल काउंसिल जो है इसको डिटेल से देख लेते हैं। हैव स्पेसिफाइड टेन्योर, 5 साल का इनका टेन्योर होगा। हो सकता है 5 साल से कम का भी टेन्योर हो सके, लेकिन स्पेसिफाइड टेन्योर यहाँ पर होता है और मैक्सिमम टाइम पीरियड होता है 5 साल का। और ये लोग स्ट्रेटेजी जो है उसको सिर्फ बनाते ही नहीं है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने चाहिए वो भी करते हैं। Be jointly headed by one of the group of chief minister on a rotation basis or otherwise and a corresponding central minister। तो यहाँ पे जो स्टेट होंगे उनके चीफ मिनिस्टर और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री होगी उन मिनिस्ट्री के अंदर से भी यहाँ पर इसके साथ ये कम्युनिकेट करेंगे, इंक्लूडिंग द सेक्टोरियल central minister and secretaries concerned as well as the state minister and secretaries। It will be linked to correspond domain expert and academic institutions। तो रीजनल काउंसिल होगी वो दोनों से कम्युनिकेट करेगी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और डोमेन एक्सपर्ट के साथ में। जो डोमेन एक्सपर्ट इंडिया से भी हो सकते हैं, इंडिया के बाहर से भी हो सकते हैं। स्टेट मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी और सेंट्रल मिनिस्ट्री और सेक्रेटरी भी इसके साथ मिलकर काम करेगी। हैव अ डेडिकेटेड सपोर्ट सेल इन द नीति आयोग सेक्रेटरीट। तो यहाँ पर जो है सपोर्ट सेल सिस्टम भी इसके रिगार्डिंग है कि कोई भी मसला हो तो यहाँ से एक पॉइंट है जहां से सारी चीजें सॉल्व कर सकेंगे। स्टेट वुड दस बी एम्पावर्ड टू ड्राइव the national agenda, as a consequence deliberation would be more grassroots informed and recommendation would have more ownership giving their joint formulation। स्पेशल इन्वाइटीज का लिस्ट है, उसके अंदर आएंगे एक्सपर्ट, स्पेशलिस्ट एंड प्रैक्टिशनर विथ रिलेवेंट डोमेन नॉलेज। A special invite is nominated by Prime Minister of नरेंद्र मोदी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि स्पेशल इन्वाइटीज किनको बुलाना है, कौन कौन से स्पेशलिस्ट हमें चाहिए, कौन कौन से प्रैक्टिशनर चाहिए, ताकि जो है हमारे काम को यहाँ पर सफल बनाने के लिए और भी यहाँ पर हेल्प मिल सके। तो फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होगा नीति आयोग, प्राइम मिनिस्टर लीड करेंगे। वाइस चेयरपर्सन जो होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। मेंबर्स जो फुल टाइम होंगे, जो स्पेशलिस्ट जो इंटरनल एक्सपोजर से आएंगे। फिर पार्ट टाइम जो मेंबर्स होंगे वो 2 मेंबर्स होंगे और ये लीडिंग यूनिवर्सिटीज, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर अदर रिलेवेंट इंस्टीट्यूशन से आएंगे। और जो एक्स ऑफिशियो की जो कैपेसिटी है उसके सेम रैंकिंग उनको दी जाएगी। फिर जो है पार्ट टाइम मेंबर्स जो होंगे वो रोटेशन के बेस के ऊपर, यानी कि हर 1 साल में यहाँ पर रिटायरमेंट शुरू होगा और अलग अलग जगहों पे 2 साल के अंदर यहाँ पर रिटायरमेंट शुरू होगा। तो एक्स ऑफिशियो जो मेंबर होंगे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 4 होगा। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, इन लोगों को यहाँ पर नॉमिनेट करके नाम देगी प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर जो है अपॉइंट करेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर को। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड बाय पीएम फॉर फिक्स टेन्योर, यानी कि मैक्सिमम 5 साल, लेकिन इससे भी कम हो सकता है। और यहाँ पर मैक्सिमम जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसका कोई नंबर नहीं रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उनकी जो रैंकिंग होगी वो सेक्रेटरी की रैंकिंग के रिगार्डिंग इनकी रैंकिंग होगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर सेक्रेटरीट, वहाँ पर जो अपॉइंट होंगे वो सेक्रेटरीट जब भी ज़रूरी माने जाएंगे तब यहाँ पर उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो नीति आयोग स्पेशलाइज विंग, तो भाई यहाँ पर कहाँ कहाँ पे इनकी विंग्स है, 3 तरीके की इनकी विंग है, रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग और टीम इंडिया विंग। तो टीम इंडिया विंग जो है सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर जो है हर स्टेट और उनकी मिनिस्ट्री जो है पार्टिसिपेट करेगी नेशनल कोलैबोरेशन के साथ, यानी कि सेंट्रल और स्टेट मिलके काम करेंगे। रिसर्च करेंगे किस तरीके से, तो रिसर्च स्ट्रीम जो है यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स बुलाए जाएंगे, जो स्कॉलर्स होंगे, जो एजुकेशनलिस्ट, जो इंस्टीट्यूशन से आएंगे, यहाँ पर जो है वो अपनी स्पेशल नॉलेज, जो डोमेन नॉलेज है उसका यहाँ पर भरपूर योगदान देते हुए जो रिसर्च विंग है उसको और भी ब्रॉडर और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ये कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर है कंसल्टेंसी विंग, तो यहाँ पर कोई भी मसला होता है अगर इंटर डिपार्टमेंट
या फिर इंटर मिनिस्ट्री और इंटर स्टेट के बीच में, तो सारे मसले सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। फिर चाहे मसले पब्लिक हो, प्राइवेट हो, नेशनल हो कि इंटरनेशनल हो, सारे यहाँ पर जो है नीति आयोग के फोकस में रहेंगे। और जो भी रिसोर्सेस यहाँ से मिलेंगे उन रिसोर्सेस को प्रायोरिटी देते हुए सारे प्रॉब्लम्स को यहाँ पर गाइडेंस किया जाएगा और यहाँ पर जो है मसले को सॉल्व करने की सबसे पहली कोशिश की जाएगी कि भाई कैसे क्वालिटी चेक करके यहाँ पर जो है किस तरीके से सारी चीजों को शांत किया जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पर है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के रिगार्डिंग। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लानिंग कमीशन के अंदर डेप्यूटी चेयरपर्सन हुआ करते थे, एक मेंबर सेक्रेटरी हुआ करते थे, फुल टाइम मेंबर्स थे ये लोग, और जो सेक्रेटरीज और जो मेंबर सेक्रेटरीज थे वो अपॉइंट किए जाते थे यूजुअल प्रोसेस के द्वारा। वेरएज नीति आयोग जो है वहां पर जो है सीईओ ऑफ सेक्रेटरी रैंक होते हैं, वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट होती है। इवन 5 साल का यहाँ पर मैक्सिमम टाइम पीरियड है। 2 पार्ट टाइम्स मेंबर्स यहाँ पर होते हैं और 4 कैबिनेट मिनिस्टर विल सर्व एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। सीईओ इज अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो है राइट्स जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास ज्यादा चले गए हैं नीति आयोग के आने से। दूसरी बात है रिलेशनशिप विद स्टेट। तो प्लानिंग कमीशन के अंदर क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कोई मौका नहीं देती थी स्टेट गवर्नमेंट को, और यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला पॉइंट नहीं आया करता था। लेकिन नीति आयोग के आने से यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इंप्रूव हुआ है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिलता है और यहाँ पर इसका प्रमोशन भी देखने को मिलता है। इवन ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके यहाँ पर कम्युनिकेट कर सके। तो इसके अलावा और भी यहाँ पर इश्यू है कॉन्स्टिट्यूशन और रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग। जो प्लानिंग कमीशन था वो रिपोर्टिंग करता था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को यानी कि एनडीसी को, जो आया था 1960 के अंदर। तो यहाँ पर जो है स्टेट चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते थे वो यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग करते थे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। अब यहाँ पर जो है गवर्निंग काउंसिल आ गई है नीति आयोग के अंदर, और यहाँ पर जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं वो लोग रिपोर्टिंग करते हैं गवर्निंग काउंसिल को। यानी कि अभी यहाँ पर जो है एनडीसी जो था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल उसको एकदम से वैनिश कर दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं प्लानिंग की। तो प्लानिंग किस तरीके से दोनों के अंदर हुआ करती थी। प्लानिंग कमीशन के अंदर जो है टॉप टू डाउन प्लानिंग होती थी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान बनाता था, फिर वो है अलग अलग पब्लिक सेक्टर रिसोर्सेज को यूज करते हुए स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी वही प्लान्स जो है इंप्लीमेंट होते थे। वेरेज नीति आयोग जो है वो नेशनल डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जो है मार्केट इकोनॉमी को इंटीग्रेट करते हुए ग्लोबलाइज वर्ल्ड के लिए स्ट्रेटेजी बनाता है, जहां पर जो है स्टेट गवर्नमेंट को पूरा हक है पार्टिसिपेट करने का। फाइनेंस के मुद्दे की अगर अंदर बात करें कि भाई डिफरेंस क्या है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच, तो नीति आयोग जो है डोंट हैव एनी रोल इन फंड एलोकेशन। पूरा जो यहाँ पर राइट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है, जो स्टेट्स के बीच डिसाइड करेगा कि कितना फंड एलोकेट करना है यूनियन और स्टेट के बीच और कौन कौन से स्टेट के पास कितने पैसे जाने चाहिए। तो पूरी बात यहाँ पर आ जाती है सेंट्रली गवर्नमेंट के अंतर्गत जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके पास। और यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, जब फाइनेंस कमीशन था उसके पास कोई राइट्स नहीं रहते थे, सिर्फ प्लानिंग कमीशन ही डिसाइड करके बोलता था कि कहाँ कहाँ पर कितने पैसे जो है खर्च करने की जरूरत है और कहाँ कितने एलोकेट करने हैं। बाद में क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से नीति आयोग जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो भाई प्लानिंग कमीशन है वो प्लानिंग कमीशन जो था यहाँ पर जो है वो प्लानिंग कमीशन एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, वेरएस जो नीति आयोग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और यहाँ पर जो है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। डिसमेंटल्ड प्लानिंग कमीशन विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट। तो ये एक मुद्दा है कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने आते ही अपने हिसाब से ये स्टेप ले लिया, तो क्या ये हर स्टेट के लिए योग्य था? क्या स्टेट भारत के सारे स्टेट ये चाहते थे कि भाई नीति आयोग जो है वो आ जाए और जो है प्लानिंग कमीशन जो है वो बंद हो जाए? यहाँ पर एक और मसला है जो अभी हमने देखा दिल्ली के अंदर जून महीने के अंदर, जो आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, उन्होंने भाई धरने लगा दिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर के सामने। क्यों?
नीति आयोग भी उसके अंदर एक रोल प्ले करता है। नीति आयोग के अंदर जो है स्टेट के अंदर तो सीएम को एंट्री देता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी के अंदर सीएम को एंट्री नहीं देता बल्कि गवर्नर को एंट्री देता है। तो यहाँ पर ये जो है, जो हम बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, ये इसके खिलाफ है। दूसरी बात, फंड एलोकेशन टू वेलफेयर स्कीम्स में गेट अफेक्टेड। फॉर एग्जांपल देयर इज अ 20% रिडक्शन इन जेंडर बजटिंग। तो पहले जेंडर बजटिंग के अंदर हम बहुत सारे पैसे जो है वो एलोकेट किया करते थे, लेकिन आज जो है इक्वालिटी के नाम के ऊपर यहाँ पर जो है फीमेल के डेवलपमेंट ग्रोथ के रिगार्डिंग कोई भी इतना अमाउंट खर्च नहीं होता है। दूसरी बात, जो वेलफेयर स्कीम्स है वहाँ पर भी इसी तरीके से अलग अलग तरीके से नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिली है। तो कंक्लूडिंग पार्ट ये निकलता है, नीति आयोग विल फंक्शन इन क्लोज कोऑपरेशन, कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। मिल बैठ के काम करेंगे। while it will make recommendation to the central and state government, the responsibility of taking and implementing the decision will rest with them। सारी चीजें डिस्कस हो सकती है लेकिन डिसाइड तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। नीति आयोग विल सीक टू फैसिलिटेट एंड एम्पावर द क्रिटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ गुड गवर्नेंस विच इज पीपल सेंट्रिक, पार्टिसिपेटिव, कोलैबोरेटिव, ट्रांसपेरेंट एंड पॉलिसी ड्रिवन। जो हमने 7 पिलर्स की बात की थी उनमें से कुछ मुद्दे यहाँ पर इंक्लूडेड है, किस तरीके से ये काम करेगा। एंड इट विल प्रोवाइड क्रिटिकल डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट टू द डेवलपमेंट प्रोसेस, फोकसिंग ऑन डिलीवरेबल्स एंड आउटकम्स। बहुत सारी हेल्प नॉलेज दी जाएगी नीति आयोग के अंदर अलग अलग लोगों के द्वारा। तो यहाँ पर जो है डेवलपमेंट प्रोसेस को किस तरीके से फास्टर तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से रिटर्न्स जनरेट होंगे और क्या क्या फायदा आगे जाके आने वाले समय के अंदर लोगों को और जनता को, पब्लिक को और गवर्नमेंट को हो सकता है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर पॉलिसीज बनाई जाएंगी। दिस अलोंग विथ बीइंग एज incubator and disseminator of fresh thoughts and ideas for development will be the core mission of नीति आयोग। भाई मेन जो शॉर्ट एंड स्वीट जो मुद्दा है वो ये है कि भारत के अंदर विकास को किस तरीके से सक्सेसफुल तरीके से सिर्फ किताबों, पन्नों और कागजों पे नहीं बल्कि रियलिटी के अंदर आंखों के सामने लेके आना है। तो क्या करना होगा, उसी के ऊपर नीति आयोग काम करेगा। तो पूरे लेक्चर को ध्यान से समझने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ तपस्वी IAS एकेडमी। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।